स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। वो गए हैं बुलिश और डीआईएस भी दिख रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बुलिश। एफआईज के बहुत कम वॉल्यूम है, काफ़ी सीक्रेटिव तरीके से गए हैं ऐसा लग रहा है। और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर देखे, ये आज का बाय सेल था पार्टिसिपेंट वाइज, और सेम नंबर्स हमें दिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, वही नंबर्स यहाँ पे सॉर्ट किए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये थी ओवरऑल पोजीशन जो फ्राइडे इवनिंग से कैरी कर रखी थी सारे पार्टिसिपेंट्स ने आज मॉर्निंग तक के लिए। इसमें ऐड हो गया आज का बाय सेल। तो आज यानी टुडे क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। यहाँ करेंगे फोकस। तो रिटेलर्स के 3000 लॉट्स का सेल आया है, 80,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। 5000 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईएस की तरफ से, ऑलमोस्ट 15,000 लॉट शॉर्ट है उनके। 3500 लॉट्स की एफआईआईज की सेलिंग है, उनका लगभग 88,000 लॉट शॉर्ट हैं। 1100 लॉट्स की प्रोज की बाइंग है, उनके लगभग 22,500 लॉट्स लॉन्ग में है। कॉल का डेटा देखते हैं, इंडेक्स कॉल्स। तो रिटेलर्स ने जितनी कॉल सेल करी थी लगभग उतनी कॉल बाय कर ली। यानी देखिए पहले यहाँ पे थर्सडे इवनिंग तक ये डेटा था उनका, फिर उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल सेल करी थी और आज वो कॉल्स उन्होंने बाय करी हैं और लॉन्ग गए हैं काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में। 46,000 लॉट्स में वो अभी भी शॉर्ट में है। डेफिनेटली उनका इन कॉल राइटिंग में प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि कई लोग लिखते हैं आकर के जी देखो उन्होंने वहाँ पैसा बनाया होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा आज लूज़ भी किया होगा जो यहाँ पे शॉर्ट में थे। तो कोई भी बड़ा मूव आएगा क्योंकि ये सब नेकेड सेलिंग है, तो जो बिना हेजिंग के ट्रेड करेगा उसका लॉस हमेशा बड़ा होगा। प्रॉफिट भी ठीक ठाक होगा लेकिन लॉस उससे बड़ा ज़्यादा होने का चांस रहता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो भी लोग ऑप्शन सेलर्स हैं कि हेज के बिना कभी भी ट्रेड ना करें ऑप्शन सेलिंग का। तो चलिए आगे देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। इंडेक्स पुट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, हालांकि अभी हम पहले इंडेक्स कॉल को कंप्लीट कर लेते, सॉरी। सो इंडेक्स कॉल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एफआईआईज भी कुछ कॉल्स अपनी बेच करके गए हैं, 2,41,000 लॉट्स लॉन्ग है उनके भी। प्रोज बेच करके गए हैं 4,75,000 लॉट्स, और अब वो ऑलमोस्ट 1,94,000 लॉट शॉर्ट में है। यानी जो इन्होंने पोजीशन अपनी यहाँ पे बनाई है वो काफ़ी डिफरेंट सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले वो 73,000 माफ़ कीजिएगा 73,000 लॉट्स शॉर्ट में थे। तो लगभग 3,50,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी थी, तो 2,80,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ गए थे। तो आज ये बड़ी सेलिंग उन्होंने करी है, उसके चलते अब वो लगभग 1,95,000 लॉट्स सेल में है। यानी बाज़ार को ये लोग अभी ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है। रिटेलर्स की पुट सेलिंग लगभग उतनी है, डीआईआईज का भी कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है। एफआईज थोड़ी सी पुट बेच करके गए हैं, अभी भी 4,12,000 लॉट्स लॉन्ग में है। पुट्स के अंदर 12,000 लॉट पुट प्रोज बाय करके गए हैं और 1 लाख का अपना उन्होंने कोटा पूरा कर लिया है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी सी सेलिंग है एफआईज की तरफ से। 2,09,000 लॉट्स सेल में है उनके ओवरऑल। स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर बुलिश गए हैं ठीक ठाक, और स्टॉक दोनों ही जगह पे, कॉल में भी पुट में भी। सो और स्मार्ट मनी ठीक उसका ऑपोजिट करके गई है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा सेल नहीं आया एफआईज की तरफ से। लगभग 1,000 करोड़ का सेल आया और 2,660 करोड़ का बाय डीआईएस का है। यानी आज के हीरो फिर से डीआईएस ही थे, जिनकी बदौलत थोड़ा सा बाज़ार एटलीस्ट संभला। और 19,512 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो बाज़ार को ये था कि किसी तरीके से बुल्स चाह रहे थे कि 19,600 के ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एफर्ट किया कि चलो 19,550 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, वो भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली बाज़ार को वो 19,500 सेव करने में कामयाब रहे। एटलीस्ट ये उनके लिए एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ ही है, क्योंकि कोशिश उन्होंने बड़ी अच्छी करी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सेलिंग प्रेशर काफ़ी था, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में जैसा एक्सपेक्टेड था कि एक बार नीजर्क रिएक्शन के बाद बाउंस आने की उम्मीद थी,
मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरे वो जो बुलेट पॉइंट्स मैंने कल लिखे थे शाम को आप लोगों ने पढ़े होंगे। टेलीग्राम इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल फ्री जो है हमारा वो ज्वाइन करो। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और सर्च भी कर सकते हैं आप मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा करके, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। तो चलिए, अब 19,500 के ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी के अंदर बाय की सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल डेटा का जो ट्रेंड अभी दिख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। तो तेज़ी अगर हमें बड़ी क्वांटिटी में करनी है तो वो कहाँ पे करनी ठीक रहेगी? अगर हम 19,600 के ऊपर निकलते हैं, रीज़न के साथ समझेंगे क्यों। क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है, यानी जो कॉल राइटिंग हुई है मैक्सिमम वो स्मार्ट मनी की यहीं पे हुई है। और ये लेवल अगर एक बार क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, तो इसका मतलब फिर वो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। तो इसलिए हमारे को इस लेवल के ऊपर डबल क्वांटिटी में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यानी जहाँ जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे जा रही है कम क्वांटिटी में, उसको यहाँ पे सर्टेनली हम बढ़ा सकते हैं अगर 19,600 के ऊपर निकलते हैं तो। उसके बाद फिर हमारे लिए वो फिर निकल के आ जाएगा जो रेडी हो जाएगा रोड, जिसको हम बोलते हैं प्यार से हाईवे। तो लेकिन वो हाईवे अभी तक दिख नहीं रहा है, नीचे की तरफ का हाईवे दिखना शुरू हो गया है, तो वो थोड़ा सा डर वाली बात है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि इन द मनी पुट से काफ़ी पोजीशंस हल्की हुई हैं, तो वो एक थोड़ी सी तसल्ली की बात है। लेकिन नीचे शॉर्ट कहाँ पे? तो शॉर्ट भी दोस्तों यही लेवल है, अमीनस्तो, तो इसी 19,500 के नीचे हमारे को शॉर्ट करना। देखिए ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तो जो सपोर्ट है वो और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 19,500 का। तो इसके नीचे निकला बाज़ार तो 19,400 का पहला टारगेट, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट शुरू हो जाएगी, फिर 350, 300, 250, 200 के लेवल में 50-50 पॉइंट की सपोर्ट है। पहले भी मार्केट ने इस उन लेवल से कई बार बाउंस किया है, तो वो एक वहाँ पे रेंज शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन हमें कुछ सीक्रेट डेटा या पोजीशंस दिखा रही है क्या। कुछ भी नहीं दिख रहा है खास। हम मंथली में देख लेते हैं। सो मंथली में भी इन द मनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे पोजीशन नहीं दिख रही है हमें। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन सिंक वर्क कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा भाई? ये देखिए बैंक निफ्टी 11 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 43,886 के ऊपर मार्केट हुआ है क्लोज। ये भी 44,000 को बचाने में कामयाब नहीं रहे, तो बुल्स की थोड़ी सी यहाँ पे चली नहीं जिसे कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली शायद अपने आप को वो सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे बुल्स को लग रहा होगा कि एज है, लेकिन बुल्स का एज कहाँ पे है मैं बड़ा क्लियरली बाय करूँगा ओनली अबव 44,000। लॉन्ग जाऊँगा कब? 44,000 के ऊपर निकलो, आई एम ऑल बुल। तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मेरे लिए ट्रेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है इन द मनी पुट्स के अंदर, और ये वही पुट्स हैं जो मोस्टली बब्बर शेयरों ने नेकेड सेल कर रखी थी। सर्टेनली सबसे बड़ी क्वांटिटी उन्हीं की सेल की है, वही सेलर थे। और शॉर्ट कहाँ करना है? शॉर्ट कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है 44,000 के नीचे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट में ही रहेंगे। मेरे को पहला टारगेट 43,700 तक का आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा और फ्री वे टाइप बन जाएगा। सेकंड टारगेट 43,500 तक का भी आ सकता है। हालांकि इतने बड़े फॉल 200-300 पॉइंट तो समझ में आता है, बट 500 पॉइंट और गिरे वो तभी गिरेगा जब कोई बड़ी बैड न्यूज़ आएगी। मैं अभी पॉइंट वाइज एनालिसिस करूँगा कि ये इज़राइल वाली सिचुएशन का है, उसका भी क्या इम्पैक्ट आ सकता है और हमें क्या करना चाहिए। सो 18 अक्टूबर में भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, जबकि पुट उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है। और 26 अक्टूबर में भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, पुट उतनी नहीं है, जबकि अनवाइंडिंग है बल्कि। फिन निफ्टी की देख लेते हैं पोजीशन। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल की ही है, कल यानी 10 अक्टूबर। सो फिन निफ्टी आ गया 19,594। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है, तो 600 का लेवल यहाँ पे पकड़ के चलेंगे। ये हमारे लिए होगी बाउंड्री लाइन, इसके नीचे हम रहेंगे बियरिश और ऊपर रहेंगे बुलिश। लेकिन यहाँ पे टारगेट जो है वो 50-50 पॉइंट के ही
दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे अगर निकले कहीं हम तो फिर बड़ा फास्ट फॉल होगा, जबकि तेज़ी में चढ़ने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। ये बात बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के अंदर। यानी अगर बाज़ार ने ऊपर जाना है और अच्छा खासा ऊपर जाना है तो वो पहले टाइम स्पेंड करेगा ताकि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बिल्ड करे। ये तीनों ऑप्शन चेन अभी तक जो देखी है उसको देख करके समझ में आ रही है बात। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। मिड कैप निफ्टी क्लोज हुई है 9007 पे, उसकी थी आज ही एक्सपायरी। अगली एक्सपायरी कब है? वो है 16 तारीख को। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा दिखेगा नहीं, तो 9000 का ही लेवल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, तो इसी लेवल को हम मानेंगे मेक और ब्रेक लेवल। इसके नीचे जो है मंदी देखेंगे और इसके ऊपर हम तेज़ी का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे। तो चलिए आते हैं, और कंक्लूजन से पहले हम लोग कुछ डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और वेबिनार के लिए जिन्होंने एनरोल होना है वो मुझे मेल कर सकते हैं mitimijhavan@gmail.com पे। टेलीग्राम इन कीवर्ड्स को भी आप सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो भूलिएगा नहीं। तो आते हैं, चलिए करते हैं मुद्दे की बात। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए एफआईज ने अपने शॉर्ट्स जो है आज के डिप में भी क्लोज नहीं करे, बल्कि कुछ फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं। सेकेंडली उन्होंने कुछ कॉल बाय करी और कुछ कॉल सेल भी करी। सो यहाँ पे उनका यही लग रहा है बेसिकली कि कॉल राइटिंग करके कहीं कवरिंग करी है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओवरऑल अभी भी ठीक ठाक कॉल होल्ड करे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई है कि अब प्रोज जो अभी तक सपोर्टिव थे अब वो आ गए अगेंस्ट में, तो वो दिक्कत है। बाजार यानी ऊपर जाएगा तो प्रो उसको गिराने की कोशिश करेगा। एफआई तो ऑलरेडी ओवरऑल बियरिश बैठे ही थे, पुट भी ठीक ठाक बाय करके बैठे थे। पुट के डेटा में भी उनके कोई खास चेंज नहीं है। आज क्लोज लॉन्ग किए, थोड़े बहुत शॉर्ट ऐड किए, और पुट राइटिंग में रिटेलर्स ने अच्छा खासा लॉस भी सफ़र किया और पोजीशन तब भी पूरी की पूरी होल्ड रखी है। तो जब तक ये पोजीशन हमें अनवाइंड होते हुए नहीं दिखेगी, बाज़ार में एक मीनिंगफुल मुझे रिटर्न आता हुआ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा। और स्टॉक्स में भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। तो डेटा अगर ओवरऑल देखें तो 60-65%, 70% के करीब नेगेटिविटी है डेटा के अंदर। लेकिन इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहे हैं पूरे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। डेटा फ्राइडे को पॉजिटिव था, डाउ जोन्स भी बिल्कुल उसी हिसाब से क्लोज हुआ था। अगर हमारी मार्केट उस दिन रात को ही खुली होती तो कई लोगों ने तो उसी रात को प्रॉफिट बुक कर लिया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ऐसा, और न्यूज़ आ गई वॉर की, तो उसके चलते सब जगह पे पैनिक और ये सब हुआ। तो वो हम लोग जो थे रिटेलर्स या जो भी लोग बुलिश थे, वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और बाज़ार खुला गैप डाउन। और गैप डाउन खुलने के बाद एक नी जर्क रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि एक बार तो बाज़ार नीचे आएगा, उसके बाद वहाँ से बाउंस जरूर करेगा, ये भी हमें एक्सपेक्टेड था, ताकि स्मार्ट मनी अपनी जो लॉन्ग्स लेके गए थे वो एग्जिट कर सके। और आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ कि स्मार्ट मनी ने अपने लॉन्ग्स एग्जिट किए। और देखिए किसको चिपकाए, आप देखिए प्रोज ने अपनी कॉल बेची जो उस दिन बाय करी थी, और चिपकाए किसको? रिटेलर्स को। तो वो बिल्कुल हल्के हो गए, चाहे अब उन्होंने एवरेज करके डबल क्वांटिटी बना ली या जो भी किया, आई डोंट नो, बट दे एग्जिटेड फ्रॉम देयर पोजीशन। सो अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ही गवर्न करेंगे। 3 सिनेरियो हैं दोस्तों, बड़े शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो है कि इज़राइल और फ़लस्तीन की वॉर में कोई एबनॉर्मल चीज़ हो जाए। एबनॉर्मल चीज़ से मतलब ये है कि यही 2 पार्टीज़ रहें, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, गॉड फॉरबिड, जैसे कुछ न्यूक्लियर वेपन या कोई और बहुत ख़राब केमिकल वेपन्स या कुछ इस तरह के हों कि छोटे से ही टेन्योर के अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो जाए, तो वहाँ पे वर्ल्ड मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से रिएक्शन देगा नेगेटिव साइड पे। और मुझे नहीं लगता उस तरह की कोई सूरत होते हुए नज़र आएगी। मुझे यही लग रहा है कि ये दोनों तरफ से रॉकेट वगैरह और बम्बार्डिंग ये सब चलेगा और कुछ दिन तक चलेगा, फिर उसके बाद मीडिएशन वाले आ जाएंगे और गेम ओवर हो जाएगा। और आई विश कि वो पीस कल की आती आज आ जाए, ताकि जो एटलीस्ट मासूम लोग हैं दोनों साइड के, उनको कोई नुकसान ना हो। लेट अस ऑल प्रे फॉर देम। सेकेंड चीज़ कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए इन दोनों की वॉर के बीच में।
अभी जैसे यूएस आया है तो यूएस बाहर से सपोर्ट कर रहा है, कोई एक्टिवली आकर के बीच में घुस करके जिसे कहते हैं कि उंगलीबाजी ना करने लग जाए। अभी जैसे ईरान का नाम आ रहा है कि ये सब ईरान ने ऑर्केस्ट्रा कराया था और ये सब, मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से अभी कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। अब किसने क्या करा था उसमें नहीं हमें जाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि इन चीज़ों का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी मनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस समय वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि कोई जा कर के वहाँ पे किसी को बचा तो सकता नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्रेयर्स, जो कि हम सभी आई एम श्योर करेंगे। सो अगर कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है तो ये मैटर एस्केलेट होगा, तो भी वर्ल्ड मार्केट की इक्विटीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। और मुझे नहीं लगता, अगेन जैसे पहली ऑप्शन एप्लीकेबल मुझे नहीं होती दिख रही थी, मुझे नहीं लग रहा कि सेकंड भी होगी, सेकंड भी नहीं होगी। इसमें भी कोई थर्ड पार्टी नहीं आने वाली, कोई इन्वॉल्व नहीं होने आने वाला, इन दोनों की लड़ाई आपस में ही रहने वाली है। बाद में शायद कुछ अगर रिएक्शन कुछ निकल करके आता है कि कौन कंट्री इन्वॉल्व था या क्या था, तो वो बाद में कुछ होगा। अभी फ़िलहाल इजराइल की क्या प्रायोरिटी होगी, क्योंकि अटैक पहले उस पर हुआ है, वो पहले अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन देख रहा है, और सेकंड वो गाज़ा पे अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक जिसे बोल सकते हो। तो अभी वो मल्टीपल फ्रंट एटलीस्ट इजराइल की तरफ से नहीं खुलेगा, अगर आप स्ट्रेटेजिकली समझो इस चीज़ को। क्योंकि अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो पहले आप अपना घर बचाओगे, फिर डायरेक्टली आपको पता है कि इस घर से मेरे घर पे पत्थर गिर रहे हैं, तो उस घर के ऊपर जा कर के आप वहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश करोगे, ना कि 4 और लोगों से लड़ने लग जाओगे, ताकि आपको भी तो संभलने के लिए ताकत चाहिए, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो तीसरी चीज़ ये कि क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लग जाए, उस सूरत में भी बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरेंगे। क्रूड ऑयल भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। कारण बड़ा सिंपल है, जब तक 1 या 2 में से एटलीस्ट कोई एक चीज़ या दोनों नहीं होंगे तो क्रूड ऑयल के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नीजर्क रिएक्शन के वजह से वो आ गया, थोड़ा सा बढ़ा, 3-4% बढ़ा है, 5% पहले बढ़ा था, वो 3-3.5% के करीब अप है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये मैटर शायद अगले 2-4 दिन बाद मे बी इट विल बी लाइक अ डेली न्यूज़। एक बार आपने देख लिया, जैसे आज आप इजराइल और रशिया की वॉर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वॉर वहाँ चल रही है, तो वहाँ पे भी नीजर्क इनिशियली ऐसा ही था, यहाँ पे भी वैसा ही होने की उम्मीद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अनलेस कि वो 1 और 2 में से कुछ ट्रिगर हो जाए, तो फिर हमें बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि एक वर्टिकल क्रैश तो आने वाला हो रहा है। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी ज्वाइन करती है तो वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है, न्यूक्लियर आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल न्यूक्लियर यूज़ करेगा, सिंपल रीज़न है, यूएस फिर उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा वर्ल्ड के सामने कि भाई तूने इतना गलत काम कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड यू नाउ, सिंपल। वो इसलिए इजराइल को परमिशन ही नहीं होगी यूएस की तरफ से कि तुम न्यूक्लियर यूज़ भी करो। और थर्ड पार्टी इसलिए नहीं आएगी कोई, एक तो इजराइल को अपने को डिफेंड करना है, दूसरा यूएस आकर के वहाँ पे पीछे खड़ा हो गया, तो अब कोई भी बीच में घुसते हुए डरेगा कि ये फिर अमेरिका भी हम पे अटैक कर सकता है। तो वो मुझे लगता है कि एनफ डेटरेंट्स हैं और मार्केट 1-2 दिन के अंदर स्टेबल हो जाएगी। हो सकता है कल ही बॉटम बन जाए, डेटा अभी नहीं ये चीज़ सजेस्ट कर रहा, डेटा एक बार कंफर्म जरूर करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद कल या परसों में मैक्सिमम बॉटम बन जाना चाहिए, अनलेस कि नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट में से कोई न्यूज़ ना आए। आई प्रे टू गॉड कि वो ऐसे कुछ ना आए और जल्दी से जल्दी पीस हो, लेट्स ऑल प्रे फॉर दैट। और इसी के साथ दोस्तों करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और उसका इम्पैक्ट ऑन मार्केट भी शायद समझ में आया हो, मैंने कोशिश पूरी करी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।